नए साल 2026 में एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हो सकता है। दरअसल अमेरिका के प्रमुख थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन यानी सीएफआर की ताजा रिपोर्ट ने दक्षिण एशिया में युद्ध की आशंकाओं को हवा दे दी है। और बता दें आपको 2026 में चेतावनी ये दी गई है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के कारण यहां सीमा पार तनाव के चलते 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से युद्ध हो सकता है। दरअसल सीएफआर ने 2026 में संभावित संघर्षों पर अपनी रिपोर्ट में उन देशों और परिस्थितियों का आकलन किया है जहां पर नए साल में संघर्ष और युद्ध की संभावना दिखाई दे रही है। सीएफआर की रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने से दोनों देशों के बीच टकराव की संभावना है। और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है तो इसका असर अमेरिका के हितों पर भी पड़ सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के अनुसार इस सदी में जम्मू कश्मीर में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। तो पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध संभव है। और देखिए यहाँ पर कई रिपोर्ट्स की माने तो एक बार फिर से युद्ध छिड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पर जानना जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान कितना तैयार। कहा जा रहा है कि सीमावर्ती इलाके में यहाँ घुसपैठ देखने को मिल रहा है। तो देखिए पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए संघर्ष विराम के बाद दोनों देशों में तनाव लगातार जारी है। और क्या 2026 में भारत पाकिस्तान में जंग एक बार फिर से होगा? और बता दें आपको अमेरिकी थिंक टैंक पर यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां कहा जा रहा है कि थिंक टैंक की रिपोर्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ विंच इन 2026 भारत और पाकिस्तान तनाव को लेकर बड़ा खुलासा। अगला साल तनाव भरा रह सकता है और 2026 में यह हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान तनाव को लेकर यह बड़ा खुलासा है। आपको बता दें कि अगला साल तनाव भरा रह सकता है और कहा जा रहा है कि साल 2026 आने में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। क्योंकि देखिए दर्शकों, युद्ध के बीच आसार इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये हिमाकत कर रहा है, घुसपैठ यहां देखने को मिल रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में पूरी तैयारी, और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर ही नहीं सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं और लगातार यहां पर सेना के जो सेना बल है वो तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि ड्रोन मिसाइलें, गाइडेड बम खरीदे जा रहे हैं। पाकिस्तान भी तुर्की और चीन से नए ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। आपको बता दें कहा जा रहा है कि 2026 में यह बड़ा युद्ध हो सकता है। हालांकि अभी एक्सपर्ट्स की माने तो दोनों देश लगातार युद्ध को लेकर तैयारी तेज कर रहे हैं। आपको बता दें अमेरिकी थिंक टैंक रिपोर्ट के हिसाब से। और इसी चर्चा में हम डिफेंस एक्सपर्ट अनुराग शुक्ला का रुख करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्या इतनी लायक है कि 2026 में एक और युद्ध देखने को मिले? नमस्कार जी। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि युद्ध के मायने अभी चेंज हो गए हैं। हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो पहले स्टार्ट हुआ था फेज 1 में, वो अभी भी चालू है। हमने सीज नहीं किया है, केवल उसको पॉज किया है। तो ये पाक के लिए चेतावनी नहीं है, ये क्लियर वार्निंग है कि अगर कोई भी ऐसी हरकत दोबारा होती है तो उसके लिए बहुत सीवियर रिपरकशंस होंगे। और ये बात वो अच्छी तरह जानता है। जहां तक आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आज ही सुबह की न्यूज है, आपने सुना होगा कि आज हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं इंडिया। हमने जापान को पीछे छोड़ते हुए आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। अगर कंट्रास्ट में देखें, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास तो उठाने के लिए पैसे नहीं है। तो उस सिचुएशन में वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हथियार खरीदेंगे, ड्रोन खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल दान की चीजों के ऊपर निर्भर है, जो टर्की से आता है, चाइना से आता है या कुछ और गिने चुने देशों से आता है, जिस चीज की टेक्निकल खामियत हम ऑपरेशन संदूर के फर्स्ट फेज में देख चुके हैं। उनका एक भी मिसाइल, उनका एक भी ड्रोन इंडिया की सरहद को पार नहीं कर पाया है। और हमने उनके एक एक इलाके में जहां जहां हमने जी चाहा उस एयरबेस को हमने उड़ाने में कामयाब रहे हैं। तो मिलिट्री पावर की अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो हमारा
बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स है पाकिस्तान के मुकाबले, हम्म। और पाकिस्तानी कहीं स्टैंड ही नहीं करते हमारे। और जहां तक अमेरिकन थिंक टैंक की बात है, तो अमेरिकन थिंक टैंक अपने एंगल से सोचते हैं, वो हमारे एंगल से वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं समझ पाते हैं। वो अमेरिकन इंटरेस्ट देख रहे हैं। उनका काउंटर क्या है? चाइना। वो सब उनका एम चाइना है। इसी भी हद पे अगर देखें, बांग्लादेश के अंदर जो कू हुआ और बांग्लादेश के अंदर जो आज की सिचुएशन है, जी। उसका सीधा सीधा रीजन ये था कि अमेरिकन इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे। अमेरिकन वहां पे अपना आना चाहते थे, वहां पे अपना बेस बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सारा काम कराया। हम्म। और आज देखें, चटगांव में उनकी एक एक्सरसाइज हो रही है जहां पे अमेरिका के ट्रूप्स आके बैठे हुए हैं। तो अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है चाइना के आसपास एक नेकलेस बनाने की, और इसी चीज में ये अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो एक नैरेटिव तैयार कर रहा है, जिसमें वो इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कोई ग्राउंड पे है नहीं, और हमारी जो पॉलिटिकल पावर है, हमारी जो मिलिट्री पावर है, वो हमारे नेबर पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अनुराग जी, सवाल तो ये भी उठेंगे ना पाकिस्तान पर। बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, और जब बात भारत की आती है, नए भारत की आ रही है अनुराग जी, तो देखिए घर में घुस के भी हमने मारा है। तो इतनी बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान ये हिमाकत करता कैसे है? जी, उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री कंपल्शन है। हाँ। अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें, उनकी इकोनॉमी तो बेहाल है ही है। जहां तक उसकी आवाम है, उनके पास कोई चॉइस बची नहीं है। और जब एक नैरेटिव तैयार करना होता है, जब भी जैसे आप जैसे देखें, इमरान खान को उन्होंने जेल में डाल दिया, तो कितनी बार भी जब प्रोटेस्ट होते हैं, वो सीधा मिलिट्री के खिलाफ होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल तो उनको हम्म। पता है कि ये डमी सरकार बैठी हुई है। तो हम्म। जब पॉलिटिकल पार्ट मिलिट्री के पास जाते हैं वो अटैक करने, तो मिलिट्री उनको एक चीज समझाती है कि इंडिया आ गया, इंडिया आ गया, दुश्मन आ गया, अब सब एक हो जाओ और हमारे साथ पीछे खड़े हो जाओ। हम्म। बार बार आप देखें, डिफीट होने के बावजूद भी पाकिस्तान आर्मी की जो एग्जिस्टेंस है, पाकिस्तान आर्मी की एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इंडिया, एंटी इंडिया नैरेटिव पे चल रही है। और जिस बिल्कुल। दिन अगर दोस्त बन जाता है मान लो इंडिया उनका, तो हम्म। पाकिस्तान आर्मी की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान आर्मी आज की डेट में सारे के सारे उल्टे काम करती है। व्यापार कर सारे के सारे व्यापार पाकिस्तान में इनके हाथ में है, सब चीजें इनके हाथ में है। तो वो किसी भी तरह से अपनी ढील उनसे देना नहीं चाहती है, और किसी भी तरह से अपना जो अथॉरिटी है उसको लूज नहीं करना चाहती है। इसी रीजन से वो बार 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 एक ही चीज दोहराती रहती है, एंटी इंडिया नैरेटिव चलाती रहती है। और अगर कहीं बीच में थोड़ा सा हम्म। लड़ाई जैसे माहौल बन जाते हैं, तो उनको कोई शर्म नहीं आती है। वो हर बार हार जाते हैं और अपने देश को फिर से सुनाते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए, ऐसा ही बोलते रहते हैं। अनुराग जी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या पश्चिमी देश इस युद्ध से कुछ फायदा उठा सकते हैं? कुछ ऐसी इनपुट सामने आए अब तक आपके पास, कुछ अहम जानकारी? नहीं, पश्चिमी देश का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, अपने हथियार बेचना। उनका पर्पस क्या है? आज की डेट में इंडिया की इकोनॉमी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है पूरे वर्ल्ड हम्म। में। हम्म। 6.7 6.3 के बीच में चल रही है। हम्म। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देख लें, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है 1.2 और 2 के नीचे हैं। तो हाँ। आने वाले समय में इंडिया एक बहुत स्ट्रांग इकोनॉमिकल पावर बनने जा रहा है। तो बिल्कुल। सारा वर्ल्ड चाहता है कि हम इनको हम्म। दबाएं किसी तरह से। और यही रीजन है कि मिलिट्री वाइज और पॉलिटिकली वाइज और इकोनॉमिक वाइज वो हमें सप्रेस करना चाहते हैं। और यही रीजन है कि वो इस जनरल थ्रेट यानी साउथ एशियन रीजन में वो चाहते हैं कि थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी बनी रहे, ताकि इंडिया आगे ना बढ़ सके। अनुराग जी, यहाँ ड्रोन्स भी खरीदे जा रहे हैं, तो क्या ऐसी अनुमान आप लगा पाएंगे, क्या ऐसी खबरें सामने आ रही है कि आने वाले समय में एक बड़ा युद्ध, ये ड्रोन अटैक वापस से देखने को मिल सकता है? क्योंकि अभी जो जानकारी सामने आ रही है, युद्ध हो सकता है। हालांकि अभी इस पर क्या कहा जाए, लेकिन कुछ इनपुट्स क्या ऐसे अब तक आए हैं अनुराग जी? नहीं, देखो, वॉर वॉर के सिनेरियोज चेंज हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे आप बड़े युद्ध की बात करते हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, या किस तरह के ठीक है कोई युद्ध आने वाले समय में नहीं होने वाले हैं। अनुराग जी, आजकल बने रहिए। प्रिसाइज ट्राइब्स एक होते और हैं। मेहमान से आपका तारुफ कराऊंगी, संजीव श्रीवास्तव जी, डिफेंस एक्सपर्ट, विदेश मामलों की जानकार। संजीव जी, एक बार फिर से वही सवाल मैं दोहराऊंगी। बार बार मुंह की खाने के बाद, बार बार शिकस्त होने के बाद, हार होने के बाद पाकिस्तान फिर से कैसे तैयार हो जाता है? क्या अपनी लुटिया डुबाना चाहता है पाकिस्तान? डूबी हुई है, लेकिन क्या जो थोड़ा बहुत बचा कुचा है, क्या वो भी समाप्त करने वाला है? संजीव के क्या कहेंगे? जी सृष्टि जी, सबसे पहले आपको, अनुराग जी को और आपके सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जी। देखिए, पाकिस्तान का ये जो चरित्र रहा है कि जब पाकिस्तान में आंतरिक वहां पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, तो वो, और जब वहां के जो हुक्मरान हैं, विशेष रूप से वहां के जो हम्म। रियल रूलर्स, वहां की सेना और वहां की जो खुफिया एजेंसी है, बिल्कुल। जब वो अपने हालातों को ठीक तरीके से संभाल नहीं पाते, हम्म। तो ऐसे में वो भारत के फ्रंट पर कोई साजिशें इत्यादि करके, कोई आतंकी हमला इत्यादि करा करके
एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत, एक ध्यान भटकाने की रणनीति के तहत, ताकि अपनी सारी जनता का जो ध्यान है वहां उनकी हो रही आलोचनाओं से हट करके भारत के फ्रंट पे चला जाए, वो भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहे हैं। ये पाकिस्तान के रूलर्स का इतिहास रहा है। और ऐसे में जाहिर है कि भारत को सतर्कता बरतनी होगी। ये पाकिस्तान के आंतरिक हालात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान में चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सामरिक सुरक्षा संबंधी स्थितियां हो, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, सभी जो है दयनीय स्थिति में है, डवाडोल है। एक गृह युद्ध जैसी, अघोषित रूप से गृह युद्ध जैसी स्थिति है। और ऐसे में भारत को पाकिस्तान के फ्रंट पर भी सतर्कता बरतनी होगी, बांग्लादेश पर भी हमें सतर्कता बरतनी होगी। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, अब वो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स इत्यादि जो पाकिस्तान के हुक्मरान पहले करते थे, और ये जानते थे कि ये भारत की जो पहले की जो सरकारें रही, जाहिर है कि जो 26/11 के समय की जो सरकार थी और उसका पूरा जो सोच थी वो इस तरीके की थी कि उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, और अनेक तरीके की जो लचर और उदारवादी जो तथाकथित जो अपीजमेंट इत्यादि के सोच भी रहती थी उसमें, ये भी स्पष्ट रूप से देखता है, और वो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। लेकिन आज का जो समय का जो नया भारत है, वो अगर कोई डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत भी भारत को अगर वो टारगेट करने की कोशिश करेगा, तो उसका मुंहतोड़ जवाब जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ दिया जाएगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बता दिया गया है कि यदि आपने भारत का दुरुपयोग करने की कोशिश की, इवन कि हम जानते हैं कि आप डाइवर्जनरी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी नहीं चलेगा। अगर वो भी करने की कोशिश करेंगे तो और भी बड़ा शक्तिशाली जवाब इस बार मिलेगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है। और ऑपरेशन 2.0 जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो होगा, उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने इसको स्पष्ट कर रखा है कि न सिर्फ आतंक के मरकजों को, आतंक के ठिकानों को मिट्टी मिलाएंगे, बल्कि पनाहगारों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात है। तो ये भारत बदल चुका है। देखिए 2026 अब आ गया कल से, लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो अपने हालातों को अंदर संभालें। भारत के खिलाफ युद्ध वगैरह करने का, संजीव जी, पाकिस्तान ने कभी बुद्धि दिखाई कहां? आपसे एक और अहम सवाल पूछना चाहूंगी। ये बताइए कि भारत ने भी 79,000 करोड़ के रक्षा मसौदों पर मंजूरी दी है, तो क्या हम ये माने कि युद्ध के लिए भारत भी पूर्ण तैयार है? क्योंकि देखिए वो बौखलाहट अभी भी है। मतलब जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ था, केंद्रीय गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की मैं बात करूं, खुले मंचों से कहा था छोड़ेंगे नहीं, और देखिए फिर से हिमाकत, अब चीन सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। तो क्या भारत को चीन से भी होशियार रहना पड़ेगा? इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए हमारा जो अप्रोच है वो अब चाहे चाइना का फ्रंट हो, चाहे वो पाकिस्तान का फ्रंट हो, और सभी के विरुद्ध एक ताकत को दिखाने का, एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को डेवलप करने का है। और चाइना के साथ भी देखिए ये जो नया भारत है, वो 2017 का डोकलाम रहा हो या 2020 का गलवान रहा हो, सभी जगह पे भारत ने उन्हें एक मुंहतोड़ जवाब दिया, और एक आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन 73 दिनों का गलवान में चला था। और पाकिस्तान और चाइना को अपनी जो डोकलाम में रोड कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज को बंद करना पड़ा, और तभी जाकर के जो है कोई रिश्तों में नॉर्मलाइजेशन हुआ। उसके बाद इन्होंने 2020 में गलवान किया। गलवान में भी हमारे ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया था और उनको बड़ी क्षति पहुंचाई थी। अलग बात है कि वो अपनी कैजुअलिटीज को भी नहीं छुपाते, कैजुअलिटीज को भी छुपाते हैं और अपने नागरिकों को भी नहीं बताते कि हमारे कितने सैनिक ने अपनी शहादत दी। शहादत तो शहादत होती है, सैनिक तो सैनिक होता है। और वो चाइना की बड़ी संख्या में वहां पर मारे गए थे, लेकिन चाइना ने उसको भी छुपाया। तो ये जो चाइना का चरित्र विस्तारवादी है, उपनिवेशवादी है, अवसरवादी है, आधिपत्यवादी है, उसकी रणनीतिक थिंकिंग में डिसेप्शन यानी धोखा देना भी है। और ये जो नया भारत इस बात को जानता है कि चाइना के साथ हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही डील कर सकते हैं। चाइना के फ्रंट पर भी हम देखिए तो हम अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ा रहे हैं, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को लगातार बढ़ा रहे हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो नए एक्विजिशन की बात कही, जिसकी आपने अभी चर्चा की, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि चाहे वो सबमरीन्स हो, चाहे वो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम्स हो, या राफेल फाइटर जेट्स हो, या अनेक ऐसे हाइपरसोनिक वेपन्स इत्यादि को भी हम लगातार डेवलप कर रहे हैं। और अपनी जो ताकत है, मिलिट्री जो प्रोविस है, उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, उसको डिप्लॉय भी कर रखा है। ठीक है। दूसरा, बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम तेज गति से आगे बढ़ा है। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही शानदार कार्य किया है। लगातार जो बीआरओ इसके लिए बधाई का पात्र है।
और बिल्कुल। बीआरओ ने तो अब ऐसी ऐसी सड़कें बनाई हैं कि 18,000 फुट तक की ऊंचाई की गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो सड़कें शामिल हैं, और ये चाइना उससे भी दबाव में रहता है। हाँ। तीसरा जो इंटरनेशनल कोलाबोरेशन है वो भी हम गहरा करते जा रहे हैं। क्वाड का जो भविष्य है मेरे असेसमेंट के मुताबिक उज्जवल है, और जो अनेक ऐसे राष्ट्र जो चाइना के विस्तारवाद से कहीं ना कहीं चिंतित हैं, वो सभी आज एक कोलाबोरेशन भी करते जा रहे हैं। आसियान के साथ हमारे संबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम उनसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं। तो भारत चाइना के फ्रंट पर भी अपनी जो ताकत है, अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, उसको हर तरीके से बढ़ाए। जैसा कि मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान, इंटरनेशनल कोलाबोरेशन, जी। चाइना की अब इस समय जो फ्रंट दिया है। चाइना ने जब डेप्सांग प्लेन्स और डेमचौक में जब अपने डिसएंगेजमेंट को किया, तभी जाकर के भारत के प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति से कजान में, रशिया में पिछले वर्ष मिलने को तैयार हुए। और इससे स्पष्ट है कि भारत कभी भी झुकेगा नहीं, अपनी 1 इंच की जमीन के साथ भी कभी कोई समझौता हम नहीं कर सकते। तो दोनों ही देखिए, भारत का चाहे वो चाइना का फ्रंट हो, चाहे वो पाकिस्तान का फ्रंट हो, वहां पर हम अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और अपने डिफेंस पोस्चर को लगातार सशक्त और मजबूत बना के रखे हुए हैं। पाकिस्तान से बिल्कुल। तो बातचीत करने का भी कोई प्रश्न नहीं है। चाइना के साथ तो हम बातचीत अवश्य कर रहे हैं, लेकिन वो बातचीत हम ताकत से करते हैं और एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को बना करके करते हैं। ठीक है संजीव जी, अनुराग जी का रुख करूंगे। अनुराग जी, ये बताइए कि ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि जो दुलहस्ती परियोजना को मंजूरी मिली, सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान पर जो हमने अटैक किया, तो इन सब का भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत से बदला लेने वाला है। तो अब ऐसे में, अब युद्ध में तो हमने परास्त किया, पाकिस्तान भले ना माने, नेशनल टेलीविजन पर झूठ ये परोसते हैं, और आप पाकिस्तान के पत्रकारों को भी देखिए, लगातार झूठ बोलते हैं। तो क्या आने वाले समय में ये माना जाए कि एक्शन का रिएक्शन है कि भारत जीता, अंतर्राष्ट्रीय यहां पर बाजारों में हमारी धमक दिखी, इसकी टीस है अनुराग जी? जी, आपको एक बताना चाहूंगा कि एक ना न्यूटन का लॉ होता है जिसमें कि एक्शन अगेंस्ट इक्वल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना एक्शन होता है उसका उतना इक्वल रिएक्शन होता है। हाँ। बट यहाँ पे ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास रिएक्शन करने के लिए कुछ है ही नहीं। इकोनॉमिक फ्रंट पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर मैं IWT की बात करूं, इंडस वाटर ट्रीटी की, तो उसमें इनके पास कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो नदियां हैं ऊपर से नीचे की तरफ बह रही हैं। आज के देश में अगर आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें सिर्फ ये मांग की गई थी कि हमारा पानी पंजाब की तरफ क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है। हाँ। तो जो हमने पानी रोक दिया है, जो ट्रीटी पे बैन लगा दिया है, उसके रिजल्ट अभी नजर आ रहे हैं। और आने वाले 1 साल और रुक जाइए, हमारे 5 हाइडल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई है, वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसका असर अपने आप नजर आ जाएगा। तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम अपने जो कार्यक्रम हमने अपने डिसीजन लिए हैं उसके रिजल्ट धीरे धीरे सामने आएंगे। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के पास हमारी बात करने के जगह हम इंडिया एज अ इंडिया बात करने जाएगा तो किस टॉपिक पे बात करेगा? इकोनॉमिकली वो हमारे से कुछ खरीद नहीं सकते, मतलब खरीद तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन पैसा नहीं है, और बेच उनके पास कुछ बेचने के लिए है नहीं। तो इकोनॉमिकली और बिजनेस वाइज हम उनसे बात कर नहीं सकते। पॉलिटिकली उनके पास स्टेबिलिटी नहीं है, बात कर नहीं सकते। मिलिट्री वो कहीं स्टैंड नहीं करते, बात कर नहीं सकते। तो हमारा उनके साथ कोई मैच ही नहीं करता है। तो इस तरह का डिस्कशन करना फिजूल है। वो एक हमारी सिर्फ यही मजबूरी है कि वो एक हमारा नेबर है जिसको हम बदल नहीं सकते, यही हमारी मजबूरी है। और इसके साथ हमें अभी के लिए जीना पड़ेगा। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे उनके राज्य हैं जो पाकिस्तान के सूबे हैं जो कि इंडिया में मिलना चाहते हैं। जैसे कि POK के अंदर बहुत बड़ी रैली हमने देखने को ली जिसमें खुलेआम नारे लगाए गए कि वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। सिंध भी अपने अपने इरादे जाहिर कर चुका है। तो पाकिस्तान टूटने की कगार पे है, और ये सिर्फ टाइम ही बताएगा। और थोड़े टाइम की बात है कि ये सारे के सारे जो छोटे छोटे राज्य हैं इंडिया में ही मिल जाएंगे आने वाले समय में। ठीक है, बन रहे अनुराग जी। संजीव जी का रुख करेंगे। संजीव जी, ये बताइए कि ये भी सामने आ रहा है कि ये जानकारी सामने अभी मिल रही है हमें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बयानबाजियां तेज हो सकती है। तो एक भारत को मदद मिलने वाली ऐसी आशंका है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हमारी चमक दिखती है, धमक दिखती है। चाहे प्रधानमंत्री जब भी देश से बाहर जाते हैं, हमने देखा है किस तरीके से अब आदर भाव सत्कार होता है। तो संजीव जी, ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या बयानबाजी दोनों देशों को लेकर तेज हो सकती है? देखिए, भारत की जो क्रेडिबिलिटी है आज बहुत ऊंची है, बहुत ही बड़ी क्रेडिबिलिटी वाला राष्ट्र है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र तो है ही। हाँ। साथ ही साथ विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी भी हम है वर्तमान समय में। और नाभिकीय शक्ति संपन्न है, सामरिक शक्ति विशाल है। अब तो हम डिफेंस एक्सपोर्टर भी
बनते जा रहे हैं। हमने अपने जो अनेक डिफेंस इक्विपमेंट्स को अनेक राष्ट्रों को, चाहे ब्रह्मोस की मिसाइल्स हो, पिनाका रॉकेट सिस्टम हो, सभी को हमने अब विदेशों में अपने मित्र राष्ट्रों को देना शुरू किया है। इंडो पैसिफिक रीजन के हम सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं। इंडो पैसिफिक रीजन इस पूरे विश्व का 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और उसमें हम सबसे बड़े जी। लोकतंत्र के तौर पे इंडो पैसिफिक रीजन में भी हैं। तो भारत की जो एक महत्ता और सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है कि आज का ये जो नया भारत है, वो पेरीफेरी पर बैठ करके घटनाओं को देखने में विश्वास नहीं करता है। हम किसी भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट को प्रोएक्टिवली उसमें एंगेज हैं, उसको कंस्ट्रक्टिवली उसको इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो आज का विजन है वो है वसुधैव कुटुंबकम का। हालांकि ये विचार तो ये बहुत ही प्राचीन है, हमारे वेदों के विचार है, लेकिन आज उसको हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर की भावना के साथ हम कार्य करते हैं। और इस तरीके से आज आप देखिए तो चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन के डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने की बात हो, आतंकवाद की चुनौती हो, वातावरण परिवर्तन का संकट हो या ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के विषय जी। हो, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज, सभी जगह भारत आज लीडर के रूप में जाना जाता है। आतंकवाद के ऊपर तो हमने अब, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी इमेज अब बदल चुकी है। आज का जो भारत है उसको ये माना जाता है कि आतंकवाद के संदर्भ में बड़ी से बड़ी कार्रवाई ये राष्ट्र करता है और ये उसी तरीके की कार्रवाई करता है जैसे अमेरिका के अपने अंदर कोई हमला हो जाए या इजराइल पर कोई हमला हो जाए, उसी तरीके से अभी भारत पे कोई हमला, अगर आतंकवादी हमला होता है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है, उसको बख्शा नहीं जाता, उसको छोड़ा नहीं जाता। तो ये जो पूरी स्थिति है आज भारत की छवि को बदल चुकी है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की छवि एक विश्व नेता की है, विजनरी लीडर जाहिर की से, है। जी। रशिया यूक्रेन युद्ध में आप देखिए तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कीव की यात्रा पर भी गए, मॉस्को की यात्रा पर भी गए, वाशिंगटन की यात्रा पर भी गए। अभी राष्ट्रपति पुतिन जब आए थे तो उस समय भी उन्होंने कहा कि हम अगर किसी के साथ, हम तटस्थ नहीं है। आज का जो नया भारत तटस्थ नहीं है। अगर हम किसी के साथ खड़े हैं तो शांति के साथ खड़े हैं, किसी के साथ खड़े हैं तो संवाद के साथ खड़े हैं, किसी के साथ खड़े हैं तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ खड़े हैं। तो इससे भारत की छवि जो है वो निखरती है। और एक ऐसा राष्ट्र जो कि पूरे विश्व में जब एक युद्धों का वातावरण बनता जा रहा है, तो ऐसे में एक राष्ट्र जो विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी बातें करे, एक ऐसा विश्व नेता जो कहे कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है, तो ये जाहिर है कि एक दुनिया में सकारात्मक संकेत लेकर के आता है। हमारे पास सारी ताकत है, हम खुद युद्ध लड़ सकते हैं और हमने युद्ध लड़े भी हैं, पराजित भी किया है, लेकिन हम फिर भी अगर कहते हैं कि शांति ही जरूरी है तो ये बहुत बड़ी बात है। महाशक्तियां देखिए आज वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रही हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि हम विश्व में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को देखना चाहते हैं और उसके लिए ही हम काम करते हैं। पूरे विश्व को एक परिवार मान के चलते हैं। उस परिवार में जाहिर है कि कोई ऐसा अगर एक रोग एलिमेंट है तो वो एक्सेप्शन है और उसको हम डील करना जानते हैं। तो ये जो सारी जो सिचुएशन है वो भारत के एक जिम्मेदार नेतृत्व को दर्शाती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कमेंट्स इत्यादि अगर कहीं कोई आएगा तो वो भारत के लिए सकारात्मक ही आएगा। अगर कोई नकारात्मक कमेंट कहीं आएगा तो वो चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के लिए ही आएगा। ये मैं इसको मैं देखता हूँ इस तरह से। संजीव जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, शांति हमेशा भारत चाहता है, लेकिन इसी पर मैं सवाल लेना चाहूंगी अनुराग जी से। अनुराग जी, पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे थे कि हम अब शांति के राह पर चल रहे हैं। आपने क्यों मीडिया रिपोर्ट्स में ये दिखाया है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, तो वो मानने को तैयार नहीं होते हैं कि पाकिस्तान लगातार ये हिमाकत करता है और गुप्त तरीके से हमेशा घटनाओं को अंजाम देते हैं, आतंकवाद को पालते हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं होते। क्या एक ऐसा समय आएगा जब पाकिस्तान हर मोर्चे पर यहां पर पिछड़ता नजर आएगा? अनुराग जी बताइए, सबसे बड़ी ताकत अभी फिलहाल आपको भारत की क्या नजर आती है? जी, सबसे बड़ी ताकत जो भारत की है वो भारत की इंटेलिजेंस है। आज से जब से ऑपरेशन सिंदूर 1 हुआ था, तो हमने जो इनिशियल 7 टारगेट चुने थे, उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये हमें पता है। सेकंड थिंग, वो तो बहुत दूर की रिमोट बात थी कि हम उस पे अटैक कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद ना केवल हमने आइडेंटिफाई किया और बिल्कुल पिन पॉइंट स्ट्राइक किया, उसके सिर्फ 2 महीने बाद जब इन्होंने सारे आतंकवादी रीलोकेट किए और दूर-दूर रिमोट एरिया में ले जाके छोटे-छोटे कैंप बनाए हैं। आज की डेट में हमारे को उन सारे कैंप की प्रिसाइज जानकारी है। तो जो हमारी सबसे मजबूत पावर जिसे बोलेंगे, सॉफ्ट पावर कह लो या जैसे जो इस पावर को भी, वो है हमारी इंटेलिजेंस। तो सिंस पाकिस्तान से खड़े होके कोई भी नैरेटिव गढ़ना चाहे और कोई पत्रकार कुछ कहना चाहे, बहुत वेलकम है और हम भी विश्वास रखते हैं कि वो शांति की राह पे चलते रहें। हम उनका वेलकम करते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि हमें आपके ग्राउंड में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी है।